अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा विजुअलाइजेशन का टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। और अलग से शॉर्ट डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे आ सकते हैं। हर एक जो आपका चार्ट या ग्राफ है वो अलग से लॉन्ग शॉर्ट जो है वो आ सकता है। देखिए, डाटा विजुअलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जब हम अपने डाटा को जो नंबर की फॉर्म में हो, जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, उसको हम लोग विजुअलाइज करवाते हैं, यानी कि विजुअल फॉर्मेट के अंदर उसको हम शो करें। विजुअल फॉर्मेट के अंदर डाटा को शो करने के ना पहले तो आप समझे कि बेनिफिट्स क्या है। देखिए, बेनिफिट्स ये है कि डाटा जो है ना वो आसानी से समझ में आ जाता है। जब आप एक चीज की टेक्स्ट रीड करते हो ना, उधर उसी चीज का एक स्टोरी अलर्ट से, या कि आप एक स्टोरी को रीड कर रहे हो एक न्यूज़पेपर से या एक पेज से, किसी भी एक नॉवल से, अगर वही चीज आपको पिक्चर में, वीडियो में दिखा दी जाए प्रॉपर परफॉर्म करके, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो विजुअल डाटा जो होता है वो हमेशा से जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ। इसलिए डाटा को हमेशा जो है हम लोग विजुअल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाटा विजुअलाइजेशन, यानी कि डाटा को विजुअलाइज करवाना। प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन अ विजुअल फॉर्मेट सच एज ग्राफ्स और चार्ट्स। उसको ग्राफ की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्मेट में, यानी कि आपने आसान लफ्जों में रिप्रेजेंट करना है। फायदा ये होता है कि हमें डिबगिंग प्रोसेस हमारा बड़ा आसान हो जाता है। अगर कोई किसी तरह की एरर आ जाती है तो उसको रिजोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। डिबगिंग मतलब एरर्स को रिमूव करना। तो डिबगिंग प्रोसेस में ये हमें बहुत ज्यादा फेवर कर देता है। ठीक है, इसके अलावा डाटा को आप क्विकर जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, डाटा को आप आसानी से जो है वो एनालाइज कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने के। दीज आर द बेनिफिट्स एक्चुअली, जिस वजह से हम डाटा विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लेकिन अलग से एक पॉइंट दिया भी है, ये आप डेफिनेशन के तौर पे पॉइंट यूज कर लें। ये एडिशनल एक पॉइंट है, इट हेल्प्स अस टू क्विकली आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स। देखिए, डाटा को जो है ना वो असल में जल्दी से आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इनसाइट्स, यूजफुल इंफॉर्मेशन को, यानी कि हम इनसाइट्स बोलते हैं ना डाटा में से, तो इन तमाम चीजों को आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या देख सकते हो। देखिए, असल में तो हमारे पास टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन है यहाँ पर टोटल 5। लेकिन एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि हर एक का मकसद क्या है। जब डाटा को विजुअलाइज करवाना है ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में, तो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स क्यों है, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स क्यों है, ये सवाल दिमाग में आता है। पहले आप इसका जवाब दे लें कि याद रखिएगा कि हर ग्राफ का ना एक अपना पर्पस होता है, एक अपना उसके स्टाइल है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, डाटा को शो करने का। कुछ जो होते हैं ग्राफ वो पैटर्न्स के बारे में, पैटर्न्स को शो करते हैं। कुछ होते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज को शो करवाने के लिए। कुछ कंटिन्यूअस डाटा को शो अच्छे से करवाते हैं, कुछ डिस्क्रीट डाटा को शो अच्छे से करवाते हैं। तो हमने जितना भी इस चैप्टर के अंदर एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स के अंदर पढ़ा, उसमें कंटिन्यूअस पढ़ा, उसके अंदर हम लोगों ने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस की बात की। तो हर तरह के डाटा टाइप के लिए ना हमारे पास डिफरेंट ग्राफ का चार्ट होता है। हम आसानी से असल में उस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम लोग जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार चार्ट से। होप्स हो कि आपको ये चीजें समझ आ गई एटलीस्ट कि हम लोगों ने एक्चुअली डाटा विजुअलाइजेशन किसको कहते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। 2 सवालों के जवाब आपने यहाँ पे ढूंढ लिए। नेक्स्ट बार चार्ट है। देखिए, बार चार्ट के अंदर ना हम इस तरह से एक सिंपल स्ट्रेट आप बार यूज करते हो। दीज आर द बार, ये एक बार है, ये दूसरी बार है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठी। मैंने एज इट इज जो बुक वाला है आपका बार चार्ट वो नहीं बनाया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा। बार चार्ट, सबसे पहला बार चार्ट कहते हैं जी, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? आइडियल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज। जब आपने कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? बार चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स से कि ये मेरे पास प्रोडक्ट नंबर 1 और ये प्रोडक्ट नंबर 2 है। ये प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 2, ये प्रोडक्ट नंबर 1 एंड ये प्रोडक्ट नंबर 2। बुक के ऊपर 2 कलर्स में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, आप वहां से देख भी सकते हो। तो ये एक स्पेसिफिक फिगर्स है जी, 100, 200, 300, 400। आप एक सिंपल कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर क्या करते हो? सिंपल आपने ग्राफ बना लिया, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कुछ आपके पास वर्टिकल है। वर्टिकल एक्चुअल में आपके बार को शो कर रही हैं। अब यहाँ पे आपने कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जी ए, ये प्रोडक्ट है बी, ये प्रोडक्ट है सी, सपोज कर लें। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये उनकी सेल हम बता रहे हैं। लेट्स से ये एग्जांपल है आपके बुक के अकॉर्डिंगली। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हमें तो क्योंकि बुक के मुताबिक जो है ना वो थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट ए की बात हो रही है। प्रोडक्ट ए की जो सेल है ना जी वो कितनी हुई? लेट्स से कि एक दिन में 300 सेल हुई। जो सेकंड प्रोडक्ट थी उसके साथ ही ए में लेट्स से 2 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जो सेकंड प्रोडक्ट थी वो हुई जी एक दिन में 200। तो ये बेसिकली हम प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज क्या कर रहे हैं? हर चीज की सेल की बात कर रहे हैं। ये मेरे पास ब्लू कार है,
ये ब्लैक कार है, ये व्हाइट कार है, डिफरेंट टाइप्स की कार्स है हमारे पास, हम उनकी सेल्स की बात कर रहे हैं, मार्कर्स की सेल्स की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट की बात कर सकते हो कैटेगरी वाइज, यानी कि हर चीज की अलग अलग कैटेगरी है। ये मेरे पास कॉस्मेटिक की कैटेगरी है, ये मेरे पास लेट्स से कि ग्रोसरी में कोई आइटम है, ये डेयरी में कोई प्रोडक्ट है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें डाटा के अंदर ना कोई आपको जो है वो स्मूथनेस नहीं मिलेगी, आपको कोई एक तरह का फ्लो नहीं मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस तरह से। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बेसिकली क्या होता है, इट शोज द ट्रेंड्स ओवर टाइम। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना तो आप बोलोगे सर सारा कुछ तो तकरीबन सेम ही है, डाटा शो कर रहे हैं, इवन इसमें और इसमें जाके आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही सेम है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो बेसिकली लाइन ग्राफ है ना, ये कंटिन्यूअस डाटा को क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है, और ट्रेंड्स ओवर द टाइम। कैसे, ये मेरे पास टाइम लिखा हुआ है, सपोज कर ले सुबह के 10 बजे, दोपहर के 12, दोपहर के 2 और सेकंड टाइम यानी कि तकरीबन 4 o'clock 4 PM, ये AM में और ये बाकी सारे PM में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के हवाले से डिफरेंट आवर्स के ऊपर हम टेम्परेचर की रीडिंग शो करवा रहे हैं, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। तो मैंने तो ग्राफ अपने मुताबिक बनाया, मैंने बुक को तो बिल्कुल ही कॉपी नहीं किया, यानी कि सारा डिटो कॉपी नहीं है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वही है, बस ठीक है। आप बताएं कि जी 10 बजे से पहले ये डॉट क्या शो करवा रहा है, 10 बजे से पहले तकरीबन यहां पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 9 या 8:30 का टाइम हो रहा होगा, 8:30 8:30 होगा, तो हम इस टाइम के ऊपर टेम्परेचर शो करवा रहे हैं जो -1 से भी बिलो था, यानी कि -1 पॉइंट समथिंग कर लें। बात समझ आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बता रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं जी स्पेसिफिकली 10 AM के ऊपर कितना टेम्परेचर था, फिर हमने बताया जी इसके अलावा 8:30 पे कितना था, फिर 12 o'clock पे, फिर 2 PM पे, फिर 4 PM पे। ये हम लोग क्या करवा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। एंड देन लाइन ग्राफ का स्टाइल ही होता है, उसका स्टाइल ही है कि वो क्या करता है, इन तमाम चीजों को लाइन के साथ ऐसे अटैच कर देता है। उसका रीजन क्या है कि एक बंदा जो दूर से देख रहा है ना, इसको जज कर रहा है, वो एक पूरा ट्रेंड समझेगा, पूरा एक जो है वो ट्रेंड उसकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टाइम के गुजरने के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपका टेम्परेचर जो है वो दिन के किसी भी हिस्से में या राइज हुआ है या फॉल हुआ है। तो दैट इज अ वे एक्चुअली कि जिस तरीके से हम ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ। ठीक हो गया। कंटिन्यूअस डाटा है आपका, ये दोनों, ये आपका कंटिन्यूअस जो है वो वैल्यू है, क्योंकि इसमें हर तरह का टेम्परेचर आ रहा है। ये जो क्वांटिटी है बेसिकली ये आपकी कंटिन्यूअस क्वांटिटी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए आप हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम में ना बार चार्ट में आपको यहाँ पर गैप नजर आ रहा होगा, अब वहां पे बुक पे चेक कीजिए, आपको ग्राफ में यहाँ पर आ रहा है नजर गैप, जबकि यहाँ पे गैप नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये गैप खत्म करेगा ना, असल में एक स्टाइल है। ये हम लोग बिन यूज कर रहे हैं, दीज आर द बिन्स, बिन नंबर 1, बिन नंबर 2, बिन नंबर 3। मेरे पास असल में तो डाटा था लेट्स से 50 से, जो मैंने बनाया मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं, 50 से 65, लेकिन मैंने उसको ना 3 सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बिन नंबर 1, बिन नंबर 2 एंड बिन नंबर 3। तो मैंने उसको 3 इंटरवल्स के अंदर आप समझ लीजिए कन्वर्ट कर दिया, और मैंने अपने इस कंटिन्यूअस डाटा को डिस्क्रीट बना दिया। डिस्क्रीट कैसे, देखिए मैंने ये बिन आपका अलग कर दिया, ये अलग कर दिया सर, ये हिस्सा अलग कर दिया। अब ये होगा, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ जी, हम लेट्स से फ्रीक्वेंसी बताना चाह रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम स्कोर्स हैं, सपोज कर लें, ठीक है। एग्जाम अगर थोड़ी सी आपकी जो एग्जांपल है काइंडली चेंज हो जाए तो उसको एडजस्ट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दीज आर द एग्जाम स्कोर्स, और हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि जी 50 से 55 तक के जो कैंडिडेट्स हैं एक है, जितने मार्क्स 56 से लेकर 60 तक जो मार्क्स हैं जिन बच्चों के, वो तकरीबन फ्रीक्वेंसी में 4 है, दे आर द 4 मेंबर्स। और इसके अलावा 61 से लेकर 65 तक की बात करें तो इस रेंज के अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने बच्चों के जी, वो 2 बच्चों के हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, या हम लोग ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने अपने पूरे डाटा सेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट बिन्स या इंटरवल्स के अंदर, और दरमियान में कोई गैप नहीं आएगा। इसको आप बेशक अच्छे तरीके से रटा लगा लें कि इन दोनों के दरमियान में यही फर्क है कि उसमें गैप्स आते हैं, इसमें गैप्स नहीं आते, और आप 55 के बाद फौरन से नेक्स्ट वैल्यू को कवर कर रहे हो। ये तरीकाकार होता है हिस्टोग्राम का, कि हिस्टोग्राम के अंदर भी हम लोग इसी तरह से जो है वो बार्स यूज करते हैं। हाँ, आप इसको वैसे हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप इसको वर्टिकल भी ड्रॉ कर ले, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स में ही होता है, इन दोनों में अब देखिए कोई फर्क नहीं है भाई, ये भी नंबर ऑफ आवर्स स्टडी 0, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, और एग्जाम स्कोर, जो बच्चा 2 घंटे पढ़ता है उसके स्कोर तकरीबन 30 तक है, जो बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है उसमें से एक तो एक्सेप्शनल केस आ गया जी यहाँ पर, और एक इसके मार्क्स यहाँ पर है। जो 6 आवर्स पढ़ रहे हैं उनके इससे ऊपर मार्क्स हैं, ठीक है। ये इतना को लॉजिकल नहीं बना, लेकिन आप उसको एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर 8 आवर्स जो पढ़ता है उसके मार्क्स और भी ज़्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं।
तो ये एक हम लोगों ने थीम बता दिया। अब फर्क क्या है कि यहाँ पर इंडिविजुअल आप किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात कर रहे हो, तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट ड्रॉ किया बस। अब इनके अंदर हमें कोई ट्रेंड नहीं बताना, हम कोई पैटर्न्स डिस्कवर नहीं कर रहे यहाँ पे, इसलिए मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इनको आपस में कनेक्ट नहीं करना। दे आर द स्कैटर्ड, तो यहाँ पर डाटा आपका स्कैटर है, इसलिए इसको स्कैटर्ड प्लॉट्स कहते हैं, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे होते हो, इंडिविजुअली हर एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर आइटम की, एक पर्टिकुलर टर्म की, हर चीज के बारे में जो भी आपके पास डाटा है, आप उस हर चीज को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो उसको, और दूसरों से उसको सेपरेट कर रहे हो। इसलिए मैंने हर चीज को अलग अलग से हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, बस यही उसका ट्रेंड बता देगा, बात खत्म। अगर हम चले फिफ्थ वन पे, बॉक्स प्लॉट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। समराइज डाटा बाय डिस्प्लेइंग द मीडियन, ये डाटा के बारे में ना मीडियन से हम कंपैरिजन कर लेते होते हैं। मैं यहां पर ना एक कैंडल जल्दी से और बना देता हूं। ये देखें, सपोज कर लें ये हमारे पास एक कैंडल है, इसमें ये मेरे पास मिनिमम पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है जी। अब पता है क्या इसमें समझने का आपको फायदा क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा और लेंथी कर रहा हूं, ठीक है, और ये आ गया इसका मैक्सिमम पॉइंट। इसकी डॉटेड लाइंस होती है, ये याद रखिएगा। अब देखें बॉक्स प्लॉट्स में ना हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा आपके बुक के अंदर क्लासेस, ये मेरे पास क्लास 1 है, ये मेरे पास क्लास 2 है। आपने एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, आपने उसके अंदर ये कैंडल्स बनानी है। अब उसमें होता क्या है कि ये मेरे पास स्कोर्स लिखे हुए हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100। मेरे पास बड़ी मकदार के अंदर डाटा था, मैंने बच्चों के जो है वो स्कोर काउंट किए। अब मैंने दो चीजों के दरमियान में रिलेशन बताना है, लेट्स से, तो मेरे पास स्कैटर प्लॉट्स हैं। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पर भी हम तकरीबन ऑलमोस्ट दो चीजों के दरमियान में रिलेशन ही बता रहे हैं, हिस्टोग्राम, यहाँ पर भी आपने ये काम किया। इसमें ये होता है कि बड़ी मकदार के डाटा के बारे में ना हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, डिफरेंट उसके अंदर से चंक्स लेकर, डाटा के टुकड़े लेकर, लेट्स से कि मेरे पास अगर टोटल 1000 जो है वो नंबर्स हैं, मैंने उसमें से ना 10-10 के, 20-20 के या 100-100 के 10 पार्ट्स कर लिए, उसके कंपोनेंट बना लिए, चंक्स बना लिए, डाटा के 10 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। अब उन 10 को मैंने आपस में कंपेयर करना है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम किसको इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स प्लॉट को। अब इसमें देखिए मैंने एक बॉक्स प्लॉट किया है, ये मेरे पास एक कैंडल है, ये टोटल 5 चीजों के बारे में आपको बताएगा। ये हिस्सा हमारा जो आपका बेसिकली मीडियन का कॉन्सेप्ट है ना, ये असल में डाटा का मीडियन बताता है, और हमें एज अ होल बहुत सारे डाटा का मीडियन जब पता चलता है ना, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं ये जो क्लास 1 है ना, इसमें मोस्टली बच्चों का जो रिजल्ट है ना वो इस हिस्से में आ रहा है, यहां तक, ये देखें। और इस क्लास के जो बच्चे हैं, इस क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट है वो तकरीबन इस हिस्से में फॉल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक। ऑब्वियसली जो क्लास 2 है उसके बच्चों का जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा है, तो मैंने कंपैरिजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो मीडियन है ना, ये बेसिकली मीडियन है, ये मीडियन आपका फॉल कर रहा है कहां पे, ये मीडियन कहां पे आ रहा है, तकरीबन इस हिस्से में, जबकि ये मीडियन कहां पे आ रहा है, इस हिस्से में। तो पॉइंट्स का डिफरेंस चेक कर रहे हो। इस तरीके से हम लोग मीडियन के बारे में जब बताते हैं ना, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और यहां पर आपका 50% डाटा आपका यहां पर आ रहा है। वैसे तो उसको कहा जाता है, ये जो लाइन है सेंटर वाली, ये आपका प्योर मीडियन है, जिसको हम Q2 कहते हैं, क्वार्टाइल 2। ये आपका क्वार्टाइल 0 है, ठीक है जी। फिर ये आपका क्वार्टाइल, ये लोअर पॉइंट होता है बेसिकली, ये आपका क्वार्टाइल है 25%, यानी कि यहां से लेके 0 से लेकर यहां तक का आपका डाटा जो है वो 25% डाटा यहां पर आ रहा है। ये आपका 50% डाटा, और उसके अलावा यानी कि ये 75 पे आ गया ना, ये 0 से 25, 50, 75, और ये आपका 100%। तो 0 से लेके 25%, ये आपका सेंटर्ड बिल्कुल हाफ पॉइंट। टोटल डाटा यहां पर 50%, टोटल डाटा, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, 25 से लेके 75% तक टोटल डाटा कितना बना, टोटल बना 50% डाटा यहां पे, और फिर आपका 25% यहां पे। इसके अलावा अगर कोई आपको सर्कल वहां पे नजर आ रहा है, जरा चेक करें बुक के ऊपर, दीज आर द आउटलायर्स, ये हमारे लिए आउटलायर है, जो मैक्सिमम पॉइंट से भी बहुत आगे निकल गया है या मिनिमम पॉइंट से भी बहुत नीचे है। दीज आर द मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर, यानी कि जो आपके आउटलायर है। आउटलायर मतलब कि जो आपके डाटा के पास पास नहीं है, बाकी का सारा डाटा आपका तकरीबन एक जैसा है, सेम है, एक ही जगह पे आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज्यादा ना अलग से शो करवा रहा है, उसको हम आउटलायर कहते हैं। जो आपके डाटा से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अलग थलग होता है ना, आप उसको आउटलायर कहते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।